ओके, डेविड कॉपरफील्ड हम देख रहे थे। डेविड कॉपरफील्ड 1850 में पब्लिश हुआ था। इसका ओरिजिनल टाइटल वाज द पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचर्स, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ बर्डन स्टोर रॉक ब्रोकरी। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक हाईली ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, क्योंकि इसमें भी जो हीरो है वो शॉर्ट हैंड सीखता है, जस्ट लाइक चार्ल्स डिकेंस। इसको भी शुरू में काम शाम बड़ा करना पड़ता है। और इसके अलावा ये कि इसको जिस लड़की से सबसे पहले प्यार होता है, मारिया, चार्ल्स डिकेंस को, उसको इसने प्रेजेंट किया हुआ है इस नॉवल में डोरा की फॉर्म में। और इसकी जो सेटिंग है वो विक्टोरियन इंग्लैंड है। और इतना ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन कैरेक्टर्स बहुत हैं इसमें। देयर अबाउट 46 कैरेक्टर्स इन द नॉवल। और ये जो इसका नरेटर है, इसका जो प्रोटैगनिस्ट है, वो डेविड कॉपरफील्ड है। अब जब डेविड 6 मंथ बाद डेविड की पैदाइश होती है, राइट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। 6 महीने इसके फादर की डेथ को जब हो जाते हैं, तो डेविड की पैदाइश होती है। डेविड अपनी मदर क्लेरा कॉपरफील्ड और इसके अलावा जो पिकॉटी है, इनकी जो हाउस कीपर है, उनके साथ रह रहा होता है। अब जो डेविड जब 7 या 8 साल का होता है, तो तब क्या होता है कि इसकी जो मदर है वो अपना ज़्यादातर टाइम मर्डस्टोन के साथ, एडवर्ड मर्डस्टोन के साथ गुजारना शुरू कर देती हैं। अब जो डेविड है वो उसको पसंद नहीं किया करता, उससे डरता भी है। तो एक दिन क्या होता है, जो पेगोटी है, इसकी जो हाउस कीपर है, वो इसे ले जाती है अपने भाई के पास एक ट्रिप पे। और उसके भाई का नाम होता है मिस्टर पिकॉटी। वो एक फिशरमैन होता है, मछलियां पकड़ा करता है। तो डेविड को बड़ा मजा आता है, वो बड़ा इंजॉय करता है इनकी पूरी फैमिली, इनकी पूरी फैमिली को, इस ट्रिप को। खास तौर पे जो मिस्टर पिकॉटी की नीस होती है, उनकी एमिली उसका नाम होता है, ये इसी की एज की होती है, तो उसके साथ बड़े मजे करता है। अब जब वो आता है तो वो देखता है कि जो क्लेरा है, इसकी मदर है, उसने एडवर्ड के साथ शादी कर ली है। अब एडवर्ड मर्डस्टोन तो इनके घर में आया ही आया है, साथ में एडवर्ड मर्डस्टोन की जो बहन है, जेन मर्डस्टोन, वो भी आ गई है। और ये दोनों बहन भाई एक्चुअली थ्रेट किया करते हैं डेविड को। लेकिन डेविड को तो वो क्या करते हैं, साथ में वो डेविड की मदर क्लेरा कॉपरफील्ड को भी करते हैं। यानी क्लेरा के ऊपर अब सारी रियलिटी खुल चुकी है कि एडवर्ड मर्डस्टोन किस किस्म का बंदा है। अब जो मर्डस्टोन है ना, वो इसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है। और ये जो बोर्डिंग स्कूल है, इट वाज रन बाय क्वाइट अ रूथलेस, क्वाइट अ रूड हेडमास्टर, मिस्टर क्रीकल। अब जो डेविड है, उसको वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। वो वहाँ पे दोस्ती कर लेता है कुछ लोगों के साथ। जैसे उसके दोस्त होते हैं टॉमी ट्रेडल्स और जेम्स स्टेरफोर्थ। ये उसकी हेल्प भी करते हैं, ये उसको, बहरहाल इसकी जो दोस्ती है ना, वो इनके साथ हो जाती है। अब जब उसका जो स्कूल है, उसको वो जब छुट्टियां मनाने के लिए जब वो आता है घर, तो उसकी जो मदर है वो बेसिकली उसकी डेथ हो जाती है। उसकी मदर को एक बेबी को बर्थ देते हुए, एक बच्चे की पैदाइश के दौरान। अब इसी दौरान ही जो इसका स्कूल है वो छुड़वा लिया जाता है, और स्कूल की बजाय उसको अब एक काम पे लगा दिया जाता है। और अब यहाँ पे जो डेविड है वो इंतहाई अवज़ार, काफ़ी वो परेशान रहना शुरू कर देता है। और यहाँ पे इसकी जो मुलाकात है वो एक और फैमिली से होती है, वो एक साइड प्लॉट है, मिस्टर एंड मिसिस मिकाबर। अब ये दोनों बड़े अच्छे मियाँ बीवी होते हैं, बड़े चिल होते हैं, डेविड को उनके साथ बहुत मज़ा आता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो इनके ऊपर ज़रा डेब्ट होता है, इनके ऊपर कर्जा चढ़ा होता है, तो ये लोग कहीं और चले जाते हैं और डेविड दोबारा से अकेला रहना शुरू हो जाता है। अब जब वो इधर काम कर रहा होता है इस वाइन मर्चेंट के साथ, तो वो जब मिस्टर एंड मिसिस मिकाबर भी चले जाते हैं, तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो यहाँ से भाग जाएगा। अब वो यहाँ से जब भागने का प्लान करता है, तो उसको याद आता है कि उसकी एक ग्रेट 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 आंट होती है, मिस बेट्सी। तो वो मिस बेट्सी के पास चला जाता है। अब वो जो मिस बेट्सी हैं, ये क्या करती हैं, ये पहले पहल तो इसको मतलब इतना सही नहीं रखती हैं। लेकिन एक दिन जब आता है डेविड के फादर, स्टेप फादर, उसको उसको लेने के लिए आते हैं, मिस्टर मर्डस्टोन, तो वो मिस्टर मर्डस्टोन की बड़ी इंसल्ट करती है कि तुम्हें पता नहीं है, तुमने अपने बेटे का ध्यान नहीं रखा हुआ, ये वो। और इसके बाद वो ज़रा सीरियस भी होती हैं इसके बारे में, डेविड के बारे में, और उसको एक स्कूल में दाखिल करवा देती हैं।
अब उस स्कूल का जो हेडमास्टर होता है वो बड़ा बुलक्कड़ किस्म का होता है, लेकिन बहरहाल डेविड की वहाँ पे दोस्ती होती है एक लड़की के साथ, डेट वाज एग्नेस विकफील्ड। अब ये जो एग्नेस है इसकी उसके साथ काफ़ी अच्छी हो जाती है और उसको और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चलता है। और ये जो एग्नेस है ना, इसका जो एक और करेक्टर है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है यूरिया हीप का। अब ये जो यूरिया हीप है ये कौन होता है? ये एग्नेस का सर्वेंट होता है। और उसको डेविड को पता चलता है कि ये जो एग्नेस के फादर है ना, उसको वो ना अल्कोहलिक होते हैं, वो हर वक्त ड्रिंक करते रहते हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बैंक ऑफ इंग्लैंड से उनको लोन चल रहा होता है। इनके बैंकिंग फाइनेंशियल मैटर्स काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। और ये जो यूरी है ये बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ नौकर होता है। ही इनफैक्ट यूज्ड टू थ्रेटन एग्नेस टू। और इसके बाद डेविड को पता चलता है कि दरअसल ये जो यूरिया था इसने ही एग्नेस के फादर जो मिस्टर विकफील्ड होते हैं उनको अल्कोहलिक बनाया, और इसने ही उनके मिस्टर विकफील्ड के कुछ साइन वगैरह यूज करके बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन वगैरह लिया, और उनके सारे के सारे प्रॉब्लम्स का जो जिम्मेदार है वो यूरिया हीप ही है। एंड ही एक्चुअली वांटेड टू मैरी एग्नेस विकफील्ड टू। और ये जो एग्नेस है वो उसके साथ शादी इसकी दौलत के लिए करना चाह रहा होता है। अब इसके बाद जो डेविड है वो एग्नेस के बाद जब वो यहाँ से चला जाता है तो वो जो उसका बचपन का यहाँ पे जो उसे दोस्त मिला था इधर उसके सेलिम हाउस जो इसका बोर्डिंग स्कूल होता है वहाँ पे इसका दोस्त होता है जेम्स स्टेरफोर्थ। अब ये जो जेम्स स्टेरफोर्थ है वो उससे मिलता है और इसके बाद अपने एक और दोस्त टॉमी के साथ मिलके वो ज़रा शॉर्ट हैंड सीखता है, ज़रा काम शाम करना शुरू करता है। और इन द मीन वाइल उसे पता चलता है कि जब वो मिस्टर पिकॉटी के साथ गया था ना तो उनकी जो बेटी एमिली होती है वो और इसका जो एक दोस्त है ये दोनों भाग जाते हैं, जेम्स और एमिली, और इसकी वजह से मिस्टर पिकॉटी बहुत परेशान होते हैं। अब इसके बाद जो डेविड है वो इन द मीन वाइल रिच हो गया हुआ है और उसके पास जरा पैसे शैसे आ गए हुए हैं क्योंकि उसने मेहनत बहुत की है, काम बहुत किया है, तो वो शादी कर लेता है डोरा से। अब वो डोरा से बहुत प्यार किया करता है, लेकिन उसकी जो डोरा है उसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद डोरा की डेथ के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। ही इवन वो मुल्क से भी बाहर चला जाता है और बाद में उसे पता चलता है कि एग्नेस के साथ यूरिया ने बहुत बुरा किया है। यूरिया ने सारे काम दरअसल क्यों किए थे कि ताकि वो इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर सके। अब इसके बाद वो वापस आता है और उसके बाद एग्नेस से शादी करता है और एग्नेस उसे पता चलता है कि एक्चुअली ही वाज ट्रूली इन लव विद एग्नेस। और इनके 4 बच्चे होते हैं, उनमें से एक का नाम वो बेट्सी रखता है। वो बेट्सी क्यों रखता है? अपनी आंट बेट्सी के नाम पर, क्योंकि उसको लगता है कि अगर उसकी आंट बेट्सी ना होती तो ही विल नेवर बी द सेम डेविड कॉपरफील्ड। और इसके बाद फिर टू सम एक्सटेंट नॉवल की ये ज़रा हैप्पी एंडिंग हो जाती है कि जो डेविड है उसकी एग्नेस के साथ शादी हो जाती है और काफ़ी हद तक इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो टू सम एक्सटेंट इट्स अ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल नावल। इसमें जो डोरा का करेक्टर है वो डिकन्स के फर्स्ट लव मारिया के ऊपर बेस है। पहले तो डेविड जो फर्स्ट वैसे मोस्ट ऑफ द जो वर्जन्स है नॉवल के उसमें उसकी आंट का नाम बेट्सी ही है, लेकिन कुछ में ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड भी रखा गया है, लेकिन द फेमस वन इज बेट्सी जो ज़्यादातर वर्जन्स में है। दैट्स ऑल अबाउट डेविड कॉपरफील्ड। इसमें अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें। Is David Copperfield clear to all of you or not? उसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें, नहीं तो फिर we need to move forward towards A Tale of Two Cities. Okay, good, Kiran. The next and the most famous and the favorite of many people is A Tale of Two Cities. It was written in 1859. अब इसका जो ओपनिंग लाइन है ना, it is quite famous. और इसकी जो ओपनिंग लाइन थी, it was the best of times, it was the worst of times. इतना इसने ये कोई मज़े का लिखा हुआ है ना कि मुझे ऐसा लगता है जैसे इसकी स्टोरी बताने वाली नहीं है। ये पीपल नीड टू टेक द नॉवल। खासतौर पे आजकल तो वेदर भी इतना वो परफेक्ट है नॉवल पढ़ने वाला, एक परफेक्ट क्लासिक किस्म का ये नॉवल है। यू नीड टू हैव अ कप ऑफ टी। द टेक्स्ट ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज
एंड यू कैन ऑल्सो एंजॉय रेन, बट डोंट फॉरगेट टू टेक द ब्लैंकेट, बिकॉज ब्लैंकेट के बगैर आपको कोई मज़ा नहीं आना है। विंडो के पास बैठें, टेक्स्ट पढ़ें नावल का, इट्स ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली रिटन। अच्छा, वैसे इसमें आप एक और बात बता दी चलूँ, टी.एस. एलियट वगैरह सबको डिकन्स बहुत पसंद था, लेकिन वर्जीनिया वुल्फ कहा करती थी कि ये बंदा ना सिर्फ ये सोप की तरह ड्रामे लिखता है, यानी अगर हम इसको आम जुबान में मैं ट्रांसलेट करूँ तो वर्जीनिया वुल्फ का ख्याल था कि इसके अंदर इसके जितने भी करेक्टर्स हैं ना, इसके अंदर साइकोलॉजिकली डेप्थ नहीं होती। जिस तरह से आज हम सोप्स देखते हैं जिसकी 50, 60, 70 एपिसोड्स होती हैं, वो हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम मज़े के लग रहे होते हैं, लेकिन साथ ही वो हम उनको भूल भी जाते हैं क्योंकि सस्पेंस होता है और एंड पे सस्पेंस खत्म हो जाता है। तो डिकन्स भी अपने नॉवेल्स में सस्पेंस बहुत रखा करता है, लेकिन आई डिसएग्री विद वर्जीनिया वुल्फ व्हेन इट कम्स टू अ टेल ऑफ टू सिटीज, बिकॉज एवरीवन स्टिल रिमेंबर्स इट एंड गिव्स इट अ सेकंड एंड वांट्स टू गिव इट अ सेकंड रीडिंग टू। अच्छा, अब इसकी जो फर्स्ट लाइन है, इससे देख के आपको अंदाजा होगा ये कितना अच्छा टेक्स्ट है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair। तो मतलब many things were going on, बेस्ट भी था, वर्स्ट भी साथ ही चल रहा था, फुलिशनेस भी हो रही थी, विजडम भी हो रही थी। और अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड को सामने लेकर आए ना, आप अपने जेन में करेक्टर्स लेकर आए ना, तो इट एक्चुअली उसने सम अप कर दिया पूरे नॉवल को। यहाँ पे 1859 में ये पब्लिश हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसका कनेक्शन है। अब ये जो टू सिटीज़ हैं, ये टू सिटीज़ की जो टेल है, इसमें जो टू सिटीज़ हैं वो लंदन और पेरिस हैं। ये पब्लिश हुआ था इन ऑल द ईयर राउंड इन 31 इंस्टॉलमेंट्स। अब इसमें क्या होता है, सीन शिफ्ट कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। इंस्टेड ऑफ समराइजिंग इट, लेट्स गो टुवर्ड्स इट। अच्छा, अब इस नॉवल में इसकी बिगनिंग कहाँ से होती है? नवंबर 1775, विंटर है, एक बहुत सर्द रात है। अब इसमें क्या है, मिस्टर जॉर्विस लॉरी, ये एक लंदन टेंसल सन्स बैंक के काफ़ी एक सीनियर ओहदेदार होते हैं, और इनको पता चलता है कि एक जो बंदा है डॉक्टर मैनिट, ही इज़ अलाइव। और ये जो डॉक्टर मैनिट हैं, ये जो कि काफ़ी अरसे से लोग उन्हें समझ रहे थे डैट ही इज़ नो मोर, ही इज़ डाइड, तो ऐसा नहीं है। इनको पता चलता है कि दरअसल वो जिंदा हैं। तो अब उनको, और वो पेरिस में है, तो अब उनको लेके जाने के लिए, उनको लाने के लिए मिस्टर जॉर्विस लॉरी लूसी के साथ कनेक्ट करते हैं। लूसी कौन? डॉक्टर मैनिट की बेटी। अब इसके बाद ये दोनों क्या करते हैं, डॉक्टर मैनिट और लूसी मैनिट, लूसी मैनिट और मिस्टर जॉर्विस लॉरी, ये पेरिस जाते हैं। तो वहाँ पे जाके वो मिलते हैं डिफॉर्ड से। अब ये जो डिफॉर्ड है, ये कौन है? ये दरअसल इनका डॉक्टर मैनिट का सर्वेंट होता है, जो कि बताता है कि मैंने मिस्टर मैनिट को बड़ी मुश्किल से, इनको एक जो प्रिजन है बेस्टाइल, पेरिस की फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान एक इंतहाई फेमस प्रिजन बेस्टाइल, वहाँ से मैंने इन्हें छुड़वा लिया है, और अब मैंने उनको छुपा के बहुत महफूज तरीके से रखा हुआ है। तो अब ये जाते हैं डॉक्टर मैनिट के पास, तो वो देखते हैं कि डॉक्टर मैनिट जो उनसे हैं वो जूते, जो उनसे हैं वो सिलाई कर रहे हैं, यानी कॉबलर का काम कर रहे हैं, मोची का काम कर रहे हैं, जूते ऑल टाइम वो सिलाई करते रहते हैं। तो दरअसल होता ये है कि डॉक्टर मैनिट इतनी देर तक वो बेस्टाइल प्रिजन में रहते हैं कि ही एक्चुअली 18 ईयर्स बेसिकली उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला, लेकिन 18 ईयर्स तक उनको, डॉक्टर मैनिट को, बेस्टाइल प्रिजन में रखा गया। अब 18 साल इतना लंबा अरसा होता है किसी भी इंसान का प्रिजन में रहने के लिए कि डॉक्टर मैनिट अपने होशो हवास खो बैठते हैं, और अब वो सारा वक्त जूते सिलाई करते रहते हैं। तो अब जब लूसी उनको मिलती है, शी वाज क्वाइट इमोशनल एट दैट टाइम, और वो उनको रिकॉल करवाने की कोशिश करती है कि आई एम योर डॉटर, लेकिन डॉक्टर मैनिट को याद नहीं आता। लेकिन इसके बाद एक वो जो गोल्डन हेयर है लूसी का, उससे देख के इन्हें कुछ कुछ याद आता है कि इनकी वाइफ के बालों का कलर भी गोल्डन ही था। अब ये जो डॉक्टर मैनिट है, ये आ जाते हैं लंदन, और लूसी मैनिट उनको अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ पे देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पर्सन विच वी नीड टू नो, ओनली 2 बेसिकली। इस ड्राइवर को आप बस वैसे ही रख लें। एक ड्राइवर होता है, एक चार्ल्स डार्ने होता है, एक सिडनी कार्टन होता है। इन दोनों की ना शक्लें आपस में बहुत मिलती जुलती होती हैं।
इनफैक्ट ये जो सिडनी है इसके ऊपर थोड़ा सा इल्ज़ाम वगैरह भी लगता है, तो इसके बाद जो कि रिजेक्ट हो जाता है उसी बेसिस पे, इस बेसिस पे कि ये दोनों तो आपस में मिलते जुलते हैं। सॉरी, चार्ल्स के ऊपर इल्ज़ाम लगता है। इल्ज़ाम ये लगता है कि क्योंकि ये पेरिस का बंदा है और उस टाइम पेरिस के और लंदन के आपस में हालात ठीक नहीं होते हैं, तो क्योंकि ये पेरिस से आया है तो ये स्पाई है, ये जासूस है, तो इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगता है वो इस बेसिस के ऊपर रिजेक्ट हो जाता है कि आप सिर्फ किसी की शक्ल देख के या सिर्फ ये कह के कि ये पेरिस का बंदा है, इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। और सिडनी इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब ये जो तीनों लोग हैं दरअसल दे आर इन लव विद लूसी। चार्ल्स भी इससे प्यार करता है, स्ट्राइवर जो कि एक लॉयर होता है, और सिडनी वो भी इससे प्यार करता है। अब सिडनी एक बहुत केयर फ्री हैप्पी गो लकी नेचर का बंदा है, जिसको आप समझ सकते हैं कि एक आइडियल तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह के मेजोरिटी ऑफ यंग पीपल होते हैं, यानी केयर फ्री नेचर है, कोई टेंशन नहीं लेनी है इधर उधर किसी की बात की, और एक जैसे टू सम एक्सटेंट ही इज लीडिंग क्वाइट एन एमलेस लाइफ, काफी वो एमलेस जिंदगी गुजार रहा होता है। और इसके बाद चार्ल्स डार्ने है, वो भी लूसी को पसंद करता है, जिसके काफ़ी डिसेंट किस्म के मैनर्स हैं। और स्ट्राइवर जोन सा है, वो उसको प्रपोज करने की हिम्मत नहीं कर पाता है और ये सीन से जल्दी ही गायब हो जाता है। इसकी ज़्यादा हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो लूसी है, इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं डॉक्टर मैनेट, इसके लिए चार्ल्स डार्ने का। अब डॉक्टर मैनेट को निकाह वाले दिन पता चलता है, सॉरी निकाह नहीं, जब इनकी शादी हो रही होती है तब पता चलता है चार्ल्स डार्ने का असल नेम, कि चार्ल्स डार्ने इसका चार्ल्स डार्ने एवरमोंट, एवरमोंट जो फैमिली है इससे बिलोंग करता है चार्ल्स डार्ने। अब डॉक्टर मैनेट जो कि लूसी के साथ रह के बिल्कुल जरा सही हो गए होते हैं, उनको ये जब उनको पता चलता है कि इनका जो दामाद है वो एवरमोंट फैमिली से ताल्लुक रखता है, तो वो दोबारा से क्या करते हैं, दोबारा से वो अपने होशो हवास को बैठते हैं और वो जूते वगैरह सिलाई करना शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों जरा अपना घूमने फिरने गए हुए हैं, जब ये दोनों वापस आते हैं तो उनके आने तक डॉक्टर मैनेट भी सही हो जाते हैं। अब 1789 का ईयर, द ईयर व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्चुअली टुक प्लेस। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में बेसिकली क्या था, क्यों थी, वो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में डिस्कस किया था कि हैव और हैव नॉट के दरमियान में गैप इस कदर बढ़ गया हुआ था कि जो आम लोग हैं दे वर नॉट हैविंग इनफ टू इवन ईट, उनके पास खाने के लिए ब्रेड नहीं थी, लोग सिर्फ रोटी खाने के लिए एक दूसरे के ऊपर कर रहे थे, अटैक्स कर रहे थे ताकि उन्हें एटलीस्ट खाने के लिए कुछ मिल जाए। तो अब इसमें जो अमीर लोग हैं उनके लिए नफरत काफी हद तक बढ़ गई हुई थी बाय द कॉमन पीपल, बाय द कॉमन पब्लिक। तो इस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जितने भी अमीर घराने थे उनको चुन चुन कर मारा जा रहा था, उनको लूटा जा रहा था। तो इसी दौरान जो एवरीमोंट ब्रदर्स हैं, एवरीमोंट फैमिली है, चार्ल्स डार्ने इनको क्यों छोड़ के आए थे, वो उनको इसलिए छोड़ के आए थे क्योंकि वो अपनी फैमिली के बहुत से मैटर्स से, उनकी बहुत सी आदत से डिसएग्री करते थे। उनके ख्याल में मतलब किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए या किसी के अगेंस्ट, जिस तरह की उसकी फैमिली डिफरेंट कामों में इन्वॉल्व थी वैसे कामों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वो हम आगे देख लेंगे कि वो किन किन कामों में इन्वॉल्व थी। अब बहरहाल इनको एक चार्ल्स डार्ने जब वहाँ पे होता है तो एवरीमोंट फैमिली के साथ भी बहुत कुछ हो रहा होता है। होता कुछ यूँ है कि मार्कोस सेंट एवरीमोंट जो कि इसके अंकल होते हैं, ये अपनी बग्गी में जा रहे होते हैं, बहुत स्पीडली जा रहे होते हैं कि एक बच्चा उसको वो अपनी बग्गी के नीचे रोंद डालते हैं, और जब वो उसका फादर चलाता है पीछे से तो ये एक सिक्का उसकी तरफ उछाल देते हैं कि ये कंपेंसेशन है तुम्हारे बेटे के कत्ल की। तो जो मार्किस सेंट एवरीमोंट है ये इसके बाद अपने घर चला जाता है और उसी रात इसका जो मर्डर हो जाता है। और मर्डर कौन करता है, उसी लड़के का, उसी बच्चे का बाप, जिसकी तरफ ये सिक्का उछाल के आया होता है बड़े गुरूर के साथ कि ये कंपेंसेशन है उस चीज की जो मैंने तुम्हारे बच्चे का कत्ल किया है। अब ये क्या हुआ था कि जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो अमीरों के घरों में अटैक्स कर रहे थे, उनको लूट रहे थे, उनसे सारी दौलत उनकी हथिया रहे थे। तो एवरीमोंट ब्रदर्स यानी इसकी जो फैमिली है इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। और इसी दौरान ही रिसीव्ड चार्ल्स डार्ने रिसीव्ड अ लेटर ऑफ हिज फैमिली सर्वेंट नेम गबील। अब ये जो गबील होता है ये इसको बताता है अपने खत लिख के कि इसको भी बेस्टाइल प्रिजन में डाल दिया गया, और इसकी जो फैमिली है इसकी जो फैमिली है
ये बेसिकली बट आई वाज सेइंग, हाँ जी, चार्ल्स डार्ने का जो सर्वेंट है गबील, वो उसको लेटर लिखता है कि मुझे भी प्रिजन में डाल दिया गया, अब मेरा तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये लोग समझ रहे हैं कि क्योंकि मैंने अमीरों को सर्व किया है, तो अमीरों को सर्व करने की सजा ये है कि ये लोग मुझे प्रिजन में डाल रहे हैं। तो डार्ने अब उसको बचाने के लिए जाता है किसी को बताए बगैर पेरिस, कि अब ये सर्वेंट का तो कोई कसूर नहीं है, तो मुझे इसको तो बचाना चाहिए ना। अब वो वहां पे जब जाता है तो इसको भी प्रिजन में डाल देते हैं। अब लूसी भी जाती है, डॉक्टर मैनेट जाते हैं उसको बचाने के लिए। 1 साल गुजर जाता है, नहीं बचा पाते हैं। और जो यहाँ पे हमें अब थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी मिलती है, डॉक्टर मैनेट क्यों प्रिजन में थे, डिफॉर्ज, मैडम डिफॉर्ज कौन है, व्हाई डिड दे सेव हिम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो होता कुछ यूं है कि ये जो चार्ल्स डार्ने के फादर और अंकल मार्किस सेंट एवरमॉन्ट, ये क्या करते हैं, ये एवरमॉन्ट ब्रदर, इनमें से जो एक भाई होता है ना, वो एक लड़की का रेप करता है, जो कि बहुत एक पुअर लड़की होती है। और जब उसकी लड़की की हालत बहुत डेलिकेट हो जाती है, तो वो डॉक्टर मैनिट को इलाज के लिए बुलाते हैं। अब ये जो डॉक्टर मैनिट है ना, ये उसका ट्रीटमेंट वगैरह तो करते हैं, बट ऑब्वियसली शी वाज टू एक्चुअली, या शी वाज बैडली इंजर्ड, तो उसको वो नहीं बचा पाते। और इसके बाद क्या होता है कि उस लड़की के जितनी भी उसके भाई होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, सबको ये एवरमॉन्ट ब्रदर उसको मार देते हैं। अब उसमें से सिर्फ एक ही बंदी बच जाती है, डेट वाज मैडम डिफॉर्जी। सिर्फ ये बंदी बच जाती है, बाकी सारे के सारे ये इसको मरवा देते हैं, उसकी फैमिली के जितने भी बाकी मेंबर्स हैं। और डॉक्टर मैनिट को ये इनका मुंह बंद रखने के लिए कि ये किसी को कोई बात ना बताएं, ये इनको बेस्टाइल प्रिजन में डाल देते हैं। अब इसी दौरान, इन 18 सालों के दौरान, बिगनिंग में डॉक्टर मैनिट ने एक लेटर लिखा होता है। उस लेटर के अंदर क्या होता है, उसने सारी की सारी डिटेल बताई होती है। और वो लेटर किसी तरह से ये डिफॉर्ज जो खानदान है इसके हवाले लग जाता है, इसके हाथ लग जाता है। अब चार्ल्स डार्ने को डॉक्टर मैनिट और लूसी मैनिट की 1 ईयर की कंटिन्यू स्ट्रगल के बाद इसको रहाई मिल जाती है। लेकिन जब इसको रहाई मिलती है, उसी रात इसको दोबारा से कैद कर लिया जाता है। और मैडम डिफॉर्जी और जो डिफॉर्जी खानदान है, वो सारा का सारा वो जो हथ है उसको एज अ प्रूफ पेश करते हैं। अब चार्ल्स डार्ने को अदालत ये सुना देती है कि भाई तुम्हें अब डेथ सेंटेंस दी जाएगी, तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। अब इसके बाद जो लूसी मैनेट है, डॉक्टर मैनेट है, दे आर क्वाइट स्ट्रेस्ड, काफी परेशान भी होते हैं वो। तो अब इसके बाद जो सिडनी है, ही स्टिल इन लव विद लूसी। तो वो क्या करता है, वो ऐसा करता है किसी तरह से उसको पूरा सेव करने की कोशिश करता है। अब इस हवाले से वो एक दिन जाता है वहां पे वाइन शॉप में, तो मैडम डिफार्जी कह रही होती हैं कि अब बस ना, ये चार्ल्स डार्ने की डेथ के बाद ना अगली बारी किसकी है, अगली बारी लूसी, और लूसी की एक बेटी भी होती है चार्ल्स डार्ने से, उनकी है। अब मैंने इन दोनों को मारना है, क्योंकि मैं डॉक्टर मैनेट को भी बेसिकली वो कहती है कि मैं फांसी के फंदे पर देखना चाहती हूँ, क्योंकि ये बड़ा असिस्ट कर रहा है, और ये उन लोगों को असिस्ट कर रहा है जिन्होंने हमारे, ये चार्ल्स स्टार ने भी उसी फैमिली का बंदा है जिसने मेरी फैमिली के ऊपर इतना जुल्म सितम ढाया था। तो अब तो मैं कभी भी इनको नहीं बख्शूंगी। लेकिन होता कुछ यूं है कि सिडनी कार्टन उनकी सारी की सारी बातें सुन लेते हैं, और उसको पता चल जाता है कि जो मैडम डिफॉर्जी है, इसने चार्ल्स डार्ने की डेथ के बाद लूसी, लूसी की बेटी, डॉक्टर मैनेट, इन सब के ऊपर भी काफी जुल्म सितम डालने हैं। अब सिडनी कार्टन को ये लगता है कि द ओनली थिंग विच ही कैन डू, कि वो किसी तरह से चार्ल्स डार्ने को सेव कर सके, बिकॉज ही इज इन लव विद लूसी एंड लूसी इज इन लव विद चार्ल्स डार्ने। तो उसके लिए ज्यादा अजीज क्या है, लूसी की हैप्पीनेस, किस तरह से लूसी खुश हो सकती है। तो वो, ये दोनों, मैंने पहले भी बताया था, ये दोनों शक्ल इन दोनों की आपस में मिलती है। दे आप कह सकते हैं कि ये ट्विंस तो नहीं है, लेकिन शक्लों से ये ट्विंस ही लगते हैं। तो ये जाता है वहां पे प्रिजन में, डार्ने को जरा किसी तरह से बेहोश बेहोश करता है, और इसके बाद फिर वो उसके कपड़े शपड़े बदलते हैं, और चार्ल्स डार्ने को वहां से निकलवा देता है। लोरी को कहता है कि तुम जरा गाड़ी शाड़ी तैयार रखना, चार्ल्स डार्ने आएगा, तुम उसको ले जाना। अब इसके बाद सिडनी खुद उसकी जगह, चार्ल्स डार्ने की जगह बैठ जाता है। अब दूसरी तरफ डिफॉर्जी जो कि इनके ऊपर अटैक करने के लिए आती है, तो लूसी मैनेट की एक नौकर होती है, डेट वाज मिस प्रॉस। अब ये जो मिस प्रॉस होती है ना, ये बड़ी एक अच्छी बंदी होती है और बड़ी सिंसियर भी होती है। तो ये क्या करती है, ये मैडम डिफॉर्जे से इन दोनों की आपस में फाइट होती है, और मैडम डिफॉर्जे जिन्होंने एक पिस्टल पकड़ा होता है, वो उस गोली से खुद ही जाँ बहक हो जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ से जो धमाका होता है, इससे मिस प्रॉस बहरी हो जाती हैं।
अब दूसरी तरफ लूसी मैने, डॉक्टर मैने, चार्ल्स डार्ने, ये तीनों चले जाते हैं लंदन। पीछे रह गया हमारा सिडनी कार्टन, जिसने सारी जिंदगी बहुत केयरलेसली गुजारी थी, बहुत लापरवाही से गुजारी थी, लेकिन एंड पे ही एक्चुअली गेव हिज लाइफ, सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर हिज लव। और उसको लगता है कि भाई अब उसने जिंदगी में जितने भी काम किए हैं सबसे ग्रेटर वन ये। और कार्टन मतलब ये अक्सर कहा करता था कि भाई उसकी जिंदगी उसके लिए कोई मानी नहीं रखती है, लेकिन असल में वो अपनी लाइफ को इतना मीनिंगफुल बना देता है टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द गर्ल whom ही लव्स मैडली। और इसके बाद अपनी सारी जिंदगी मौज मस्ती में गुजारने के बाद एंड पे वो एक ऐसा काम करता है कि सारे कैरेक्टर्स इसको कभी भूल नहीं पाते हैं। तो ही इज एक्चुअली द रियल हीरो, द ट्रू हीरो ऑफ द नॉवल, जो कि इतनी बड़ी सेक्रीफाइस करके अपनी जो लव ऑफ लाइफ है उसको सेव करता है, उनकी खुशियों को इंश्योर करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट अ टेल ऑफ टू सिटीज, a romantic historical fiction we can say that। जी, अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। And do you want to read Hard Times and Great Expectations today or tomorrow? Because we have to actually go for, to some extent, a detailed summary of Hard Times and Great Expectations too. क्लियर है आपको, समझ आ गई या टेल ऑफ टू सिटीज की?